विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हम लोग आजकल जो हमारा पाठ है वो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने ये देखा कि वैसे हम जब मार्केट से कुछ लाते हैं हम शुद्ध कहते हैं, वो चीज शुद्ध है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो शुद्ध चीज भी कई एक मिश्रण से एक मिश्रण रूप में है, उसमें और बहुत से तत्व मिले हुए होते हैं। और हम लोगों ने इसमें एक ये भी समझा कि किस प्रकार जब एक हम किसी एक विलयन बनाते हैं तो वो भी अगर देखें हमें अलग अलग रूप में मिलता है। कि अगर अगर जैसे हम जब दो चीजों का मिश्रण कर रहे हैं तो एक तो विलयन रूप में मिल रहा है जिसमें वो जो हम घोल रहे हैं वो पूरा एक विलय जो है वो विलायक में घुल जा रहा है। कहीं हमने देखा कि वो नहीं घुल रहा है और कहीं वो इतने उसके छोटे कण ऐसे एक मिक्स हो जा रहे हैं, कोलाइड रूप उनका बन जा रहा है, जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि वो ना तो पूरे घुलनशील है और ना ही वो अगर हम देखें उनमें निलंबन हो रहा है, वो नीचे बैठ रहे हैं। लेकिन वो जो जल के कण है उनके साथ वो एक मिक्स होके वो पूरे समय एक उसमें एक घूमते रहते हैं। अब जब हम लोगों ने ये देख लिया कि जो पदार्थ हैं वो कई और एक चीजों से मिलकर बने हुए हैं, उनका एक मिश्रण रूप हमें को मिलता है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कि जब वो कई चीजों से आपस में मिले हुए हैं, अब वो जो एक अलग अलग तत्व आपस में मिलके हमें एक पूरा एक यूनिफॉर्म रूप दे रहे हैं, उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं, उनको कैसे हम पृथक कर सकते हैं। ये जो है ये जो पृथक्करण का प्रोसेस है इसको मैं 3 सेशन में ले रही हूँ, जैसे छोटा छोटा करके आपको डिटेल में समझा सके। तो आज हमारा इसका पहला पार्ट है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कि मिश्रण में जो घटक है जिनसे मिलकर वो मिश्रण बना है उनको कैसे सेपरेट करें। तो चलिए टाइम है बुक खोलने का। बच्चों, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक जो पदार्थ रासायनिक तौर पर वो शुद्ध नहीं होते हैं और मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हमें इस लिए हमें अलग अलग विधियों का एक उपयोग करना पड़ता है, उनको एक प्रयोग में लाना होता है। अगर हम कहें कि जिन घटकों से मिलकर वो मिश्रण बना है एक ही विधि से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ये गलत होगा। क्योंकि सबकी अपनी एक क्वालिटी है। तो वो जो क्वालिटी है उसको कैसे हम उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से अलग अलग प्रोसेस है इनको हम समझने जा रहे हैं। तो ये पृथक करने से क्या होता है, मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। तो ये मीन्स हम इसके अंदर क्या क्या मिला है और उसकी क्या क्या गुण है, ये सब एक हमें जानने में हमें एक आसानी हो जाती है। तो जैसे हम विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक हम नहीं कर सकते, ये हमने कई बार ये लाइन पढ़ चुके हैं, है या नहीं है। कि उसका कि और जो हमने इसमें एक चीज ये भी देखी थी कि जैसे मैंने आपको कुछ सेशंस पहले बताया था कि भौतिक क्रिया फिजिकल एक्शन से हम ये नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें हम हाथ से चुनकर किसी चीज को छान के या किसी और प्रकार से हम भौतिक क्रिया द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हमें कुछ एक स्पेशल टेक्निक का यूज करना पड़ता है। और वो जो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं उनको हम आज या अभी आने वाले और 2 सेशन में एक डिटेल में समझेंगे। तो जैसे रंग वाले घटक जो डाई हैं को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो जो हमें जैसे जो डाइस है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग रंग होते हैं। अब उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं इसको अब हम समझ रहे हैं। तो देखिए जो डाई है हमें लग रहा है ये हमारा एक पूरा एक यूनिफॉर्म चीज है, लेकिन ये कई चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसको कैसे हम इसके जो अलग अलग जो इसके घटक है इनको कैसे सेपरेट करते हैं, तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम आधा बीकर जल लेते हैं,
फिर बीकर के मुख पर क्या होता है, हम वॉच ग्लास रख देते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये बीकर लिया, इसमें जल भरा और ये वॉच ग्लास है, और इसमें जो स्याही जो मतलब जो डाई है उसको हमने रख दिया। क्लियर हुआ? ये हमने रख दिया, और ये देख रहे हैं जल को हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक एक स्टेप आपको भी समझ में आता जाए। तो यहाँ पे जब हमने जो हमारा डाई है उसकी कुछ बूंदे हमने जो वॉच ग्लास है उस पर डाल दी। अब हम जब ये हम बीकर को गरम गरम करते हैं तो वो हम इसलिए हमने पानी में रखकर उसको गरम कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको गरम नहीं करना चाहते। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। तो ये कुछ एक रीजन होता है। कभी कभी हम किसी चीज को एक डायरेक्ट गर्म करके उसको सेपरेशन का एक क्रिया कर सकते हैं, लेकिन काफी चीजें होती हैं जिनको हम डायरेक्ट गर्म नहीं करना चाहते। तो इसका जैसे आप देखेंगे, चॉकलेट हम जब मेल्ट करनी होती है तो हम कहते हैं डबल बॉयलर यूज करते हैं। हम क्यों नहीं किसी बर्तन में चॉकलेट डालकर और उसको आंच पर डायरेक्ट रख देते हैं? क्यों? क्योंकि उसका हीटिंग पॉइंट ऐसा होता है कि अगर थोड़ा टेम्परेचर उसको ज्यादा मिला तो वो जल सकती है। तो ऐसी हर चीज की एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण हम वो एक पर्टिकुलर विधि करते हैं। और ये विधियां हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके तब इन विधियों के बारे में बताया है, जिनको हम एक एक्सपेरिमेंट रूप में अपने समझने के लिए लेबोरेटरी में करते हैं। अब जब क्या होता है, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो वाष्पीकरण होने तक क्या होता है, गर्म करना जारी रखते हैं। और ये इसका क्या अर्थ हुआ कि जब हम इसको तब तक हीट करते हैं जब तक यहाँ पे इवोपरेशन का, वाष्पीकरण का एक क्रिया वो चल रही है, तब तक हम उसको गर्म करते हैं। तो वाष्पीकरण का अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है वो इवोपरेट हो जाए, वो वाष्पीकृत हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। और जब हमें लगता है अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हम उसे गर्म करना एक बंद कर देते हैं। अब हम इसे ध्यान से देखें और समझें। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, तो आपके हिसाब से किसका वाष्पीकरण हुआ होगा? जो जल रूप में वैसा कुछ एक लिक्विड है। क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? तो ये हम देखते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। तो हम जल में एक, या अगर कहें कुछ एक सॉल्वेंट उसका ऐसा होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर कलर मिक्स करते हैं, तो वो जो सॉल्वेंट होता है वो इवोपरेट हो जाता है और हमें एक रंग मिलता है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई ऐसा एक वाटर कंटेंट में या ऐसे लिक्विड में कोई चीज ऐसी मिक्स है, तो हम उसका क्या करते हैं कि हम वाष्पीकरण की क्रिया से वो जो जल है या जो विलायक है उसको इवोपरेट कर देते हैं, और फिर जो उसके अंदर जो चीज घुली हुई होती है वो हमें मिल जाती है। तो अगर हम देखें तो वाष्पीकरण का, जैसे हमने सॉल्ट बनाने की प्रोसेस भी समझा था कि जब नमक बनाते हैं तो क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसको बड़े बड़े गड्ढों में हम छोड़ देते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जल उड़ जाता है और उसमें जो घुला हुआ जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो हमें अवशेष रूप में मिल जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो हमें जो क्रीम जो हम लोग अपने केक्स में यूज करते हैं, हम फ्रूट क्रीम में यूज करते हैं, हम आइसक्रीम में यूज करते हैं, तो ये हमें क्रीम कहाँ से, दूध से प्राप्त होती है। तो क्रीम एक्चुअल क्या है, अगर इसको बेसिक रूप में समझे तो जो दूध में जो फैट कंटेंट है, दूध में और भी बहुत चीजें, जल भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन जो फैट कंटेंट है वो होता है उसका क्रीम। अब दूध में अगर हम ऐसी दूध देखें तो क्या हमें क्रीम के पार्टिकल्स दिखाई देते? नहीं, है ना। लेकिन अगर हम दूध को, आप देखते होंगे कि अगर आप
आपका बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश, बहुत अच्छा दूध मिला है, तो आप उसको थोड़े टाइम जब ठंडे में रख देते हैं तो आपको एक चिकनाई सी लेयर मिलती है, आपको छोटे से पार्टिकल्स मिलते हैं, वो होते हैं उसके फैट कंटेंट। लेकिन ये इससे पूरा फैट तो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये जो क्रीम हमें कैसे मिल रही है इसको हम समझते हैं। तो आजकल हम बाजार से क्या होता है, हम फुल क्रीम वाला भी दूध लाते हैं, हम टोन्ड भी लाते हैं, हम डबल टोन्ड भी दूध हमें मिलता है। तो ये हमें और ये जो होता है हमें पॉलीपैक में भी मिलता है, हमें टेट्रा पैक में भी मिलता है। तो अब जो दूध के इन प्रकारों में क्या होता है, जो हम ये कह रहे हैं फुल क्रीम वाला, टोन, डबल टोन, तो इसका ये अर्थ हुआ कि उसमें से हम कितना फैट कंटेंट उसका निकाल दे रहे हैं। अगर फैट कंटेंट नहीं निकाल रहे हैं तो वो हो गया फुल क्रीम वाला। हमने थोड़ा कंटेंट फैट का निकाला, वो हो गया टोन। हमने बिल्कुल उसका फैट कंटेंट काफी कुछ निकाल ही दिया, थोड़ा ही परसेंटेज छोड़ा है, वो हो गया डबल टोन। अब बात वही आ रही है कि हम फैट कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परख नली में आप थोड़ी मात्रा में संपूर्ण जो क्रीम युक्त वाला दूध है वो लीजिए, क्योंकि हमें जब फैट सेपरेट करना है तो उसके अंदर फैट अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम अपकेंद्रीय यंत्र जो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है इसका यूज करते हैं। इसे आप 2 मिनट तक आप केंद्रित करें। मीन्स इसको आप उसका एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है जिसमें वो एक बहुत तेजी से घूमता है। तो अगर आपको देखें कि ये हमें ऐसे कहीं मिलना एक डिफिकल्ट होता है, तो आप क्या करें कि आप जो दूध है उसको आप या तो मिक्सी में चर्न कर लीजिए या आप मथनी से कर लीजिए। तो जब आप उसको खूब एक उसको मथेंगे, मीन्स उसको किसी एक सेंट्री देखिए, अब केंद्रीय यंत्र या सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या हो गया कि जो एक सेंटर से उसको घुमाए अच्छी तरीके से, वो होता है ये मशीन का एक पर्पस। तो क्योंकि मथनी में भी क्या देखिए कि हम बिल्कुल उसके सेंटर में रख के और फिर उसको एक उसको चलाते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऐसे चलाएंगे तो हमें मक्खन अलग मिलेगा, मीन्स उसका जो फैट कंटेंट है वो अलग मिलेगा, और उसका जो एक छाछ रूप है, जो उसका एक वाटरी रूप है या और चीजें हैं, वो हमें एक सेपरेट मिलेंगी। और अगर आप दूध का ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि घर में हम मलाई से भी मक्खन निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो मलाई होती है उसको या तो मिक्सी में या मथनी से, या कम है तो इवन हाथ से भी आप देखते होंगे, आपके जो घर के बड़े काम कर रहे हैं वो उसको चर्न करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि उसका मक्खन जो फैट है वो सेपरेट हो जाएगा और पानी पानी सेपरेट हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि जब हमने उसको तेज चर्न करा, उसको घुमाया, तो हमारा जो एक फैट कंटेंट है वो सेपरेट हो गया। तो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पथ से बाहर निकल आते हैं। तो इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब हम दूसरे मेथड पर आ रहे हैं कि देखिए, ये अभी हमने एक इवोपरेशन वाष्पीकरण का देखा, फिर हमने देखा कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, सेंटर से फोर्स लगा के हम फैट कंटेंट अलग कर सकते हैं। दूसरा एक हम छानन क्रिया देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले देखा था कि अगर मिट्टी है या आपका, जैसे हमने चाय पत्ती का एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें भी हम छानन प्रक्रिया द्वारा सेपरेट कर सकते थे। लेकिन कभी कभी कण इतने छोटे होते हैं कि हम छानन विधि का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो दूध के अंदर जो एक जो फैट कंटेंट है, वो उसके जो अगर हम देखें पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि अगर हम दूध को एक छानने की क्रिया से करेंगे तो हमारा वो एक फैट कंटेंट सेपरेट नहीं होगा। तो जब हमारे इतने ऐसे कण हैं जिनको हम छानने की क्रिया से, या अगर हम कहीं इवोपरेशन की क्रिया से भी, वाष्पीकरण की क्रिया से नहीं कर सकते, उसके लिए हम अपकेंद्रण की विधि को यूज करते हैं।
तो और इस सिद्धांत में क्या होता है कि घुमाने से क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के जो कण होते हैं वो ऊपर एक रह जाते हैं। इसका अगर आप दूध के साथ करना, क्योंकि हमें दूध इतना ऐसा फैट वाला कम ही मिलता है, क्योंकि हमें काफी कुछ पानी मिला मिलता है, लेकिन आप ये मलाई के साथ एक बार करके जरूर देख सकते हैं, कैसे मलाई से हम मक्खन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अनुप्रयोग जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों का जल निचोड़ने में। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल हमारा जो फोर्स है, ये देखिए इन सारी क्रिया में होता है। क्या आप देखते होंगे जब आपकी वॉशिंग मशीन में ड्रायर में कपड़े घूमते हैं तो क्या होता है, वो सेंटर से घूमते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो जल होता है वो एक सेपरेट होता चला जाता है, और जो कपड़े हैं वो से वो एक अलग हो जाते हैं। मीन्स उसके अंदर का जल आता है और वो पाइप से बाहर होता चला जाता है, और जब लगातार ऐसे घूमते हैं तो इस प्रकार हम जल जो हमारे कपड़ों के अंदर एक एब्जॉर्ब है वो भी निकल आता है। तो इसमें भी आप देखेंगे हमेशा हम सेंटर से मशीन को घुमाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। कि अगर हमारे दो द्रव आपस में मिक्स है, देखिए द्रव है तो आपस में मिक्स हो गए, लेकिन वो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। इनको कैसे हम अलग करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कीप के प्रयोग से आप ये जो आपका मिट्टी का तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पानी और जल और केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो देखिए दोनों ही द्रव रूप में है, लेकिन आप जानते हैं कि जो तेल होता है वो जल में अघुलनशील है, वो एक घुलता नहीं। अब अगर आपका जल में आपका तेल मिक्स हो गया है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और उसके लिए क्या होता है, ये कीप वाली एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, ये कहते हैं पृथक्करण कीप, ये इस टाइप की होती है। इसमें जो हमारा मिक्सचर होता है उसे भर देते हैं, और नीचे ये होती है स्टॉप कॉर्क। और आप ये जानते हैं कि जो तेल की लेयर होती है वो लाइट होती है वाटर से, तो वो एक पतली ऊपर लेयर बना देती है, और वाटर वो जो जल है वो नीचे रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा मिक्सर वाला जो एक मिक्सचर है, इसको हम भर देते हैं इसके अंदर, और नीचे रख देते हैं एक बर्तन। फिर हम धीरे धीरे कीप खोलते हैं, ये जो स्टॉप कॉर्क है जिससे हमने बंद कर रखा है, इसको हम धीरे धीरे खोलते हैं बहुत सावधानी पूर्वक, और कोशिश ये करते हैं कि ये जो जल जिस लेयर तक है वो नीचे आ जाए। धीरे धीरे क्या होता है, जब जल नीचे आता है तो ये मिट्टी का तेल नीचे के और इसकी ऊपर लेयर है वो नीचे नीचे आता रहता है। तो जैसे ही हमें लगता है अब बस तेल की लेयर बची है और जल पूरा आ गया है, हम बंद कर देते। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारा इसके अंदर तो एक तेल की लेयर रहता है और जल हमारा सेपरेट हो जाता है। ये बहुत एक प्रिकॉशन से करते हैं, और इसमें हमें बहुत अलर्ट भी होना पड़ता है। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका अनुप्रयोग होता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, तो ये जब आप लोहे की मेटलर्जी पढ़ेंगे कि जब हम लोहे का आयरन का कैसे पूरा एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें भी इसका एक प्रयोग होता है। और इसमें क्या इसमें जब हमें एक जब स्लैग मिलता है, मीन्स जब हमें ये जो आयरन ओर है ये एक थोड़ा सा हम कहेंगे लिक्विड फॉर्म में नहीं, एक बहुत गाढ़े फॉर्म में मिलता है, तो हल्के स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो ये पूरा एक लोहे की मेटलर्जी है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तब एक समझ में आएगा कैसे उसमें जब एक मिक्सचर होता है तो कैसे हम जो पिघला हुआ लोहा होता है उसको बाकी जो उसके इम्प्योरिटीज हैं उससे हम कैसे अलग करते हैं। तो
यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, घनत्व में डिफरेंस होता है, इसलिए हम क्या होता है, इनकी हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है। तो जब घनत्व में डिफरेंस है, लेयर्स डिफरेंट है, तो हम ये जो हमारा इसको जो पृथक्करण कीप है, जिसको या हम इसको सेपरेटिंग फनल भी बोलते हैं, तो इसके थ्रू हम इनको अलग करते हैं। तो अभी हमारे आज जो और से मेरे 2 और सेशंस होंगे, उसमें मैं आपको और जो सेपरेशन की टेक्निक है उसको बताऊंगी। लेकिन सेशन एंड करने से पहले आज के थोड़े नोट्स देखते हैं। तो बच्चों, वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण की विधि द्वारा हम विलायक से विलेय पदार्थ को पृथक कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जब हमने डाई का देखा, और हम नमक बनाने की क्रिया में भी वाष्पीकरण का ही उपयोग करते हैं। अब केंद्रन विधि, या हमने जब दूध में से हमें एक जो मक्खन है उसे सेपरेट करना है। मिश्रण जिनमें ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पथ के से बाहर निकल आते हैं, ऐसे मिश्रण को हम अपकेंद्रन विधि द्वारा पृथक करते हैं। इस विधि में मिश्रण को हम क्या होता है, बहुत तेजी से घुमाते हैं, और तेजी से घुमाने के कारण क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरते हैं। और ये हम जानते हैं कि हल्की चीज हमेशा तैरती है और भारी नीचे बैठ जाती है। फिर पृथक्करण कीप का देखते हैं। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग होता है। सिद्धांत के अनुसार अघुलनशील द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक होते हैं। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जो पृथक्करण कीप जिसमें हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम घनत्व को यूज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ घनत्व उनकी अलग अलग लेयर बन रही है, तो हम पहले एक लेयर को वो उसका जो हमारा एक नॉब है उससे खोल के कंट्रोल करते हैं। जैसे जो दूसरे घनत्व वाला लिक्विड है वो उसके अंदर रहे, फिर हम उसको सेपरेट निकाल लेते हैं, और नोजल से हम जो दूसरा घनत्व वाला है उसको नीचे हम सेपरेट ले लेते हैं उस द्रव को। तो आज बच्चों हम लोगों ने देखा कैसे विभिन्न, हमने वाष्पीकरण की क्रिया देखी, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की देखी, हमने सेपरेटिंग फनल की देखी, 3 क्रिया विधि देखी, जिसके थ्रू हम जब कोई ऐसे मिश्रण हमें मिलते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या मिक्स है, कैसे है, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हम इन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हमारे और भी पृथक्करण की क्रिया हैं जिनको हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।